को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। एक ट्विटर हैंडल है जिसने जनरल द्विवेदी कौन है? ये नदन आर्मी कमांडर हैं। जैसे आर्मी में कई सारे कमांड्स हैं, नदन कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और आरट्रैक आर्मी ट्रेनिंग कमांड जिसको बोलते हैं, जो शिमला में है। ये सारे कमांड्स हैं। तो बहुत बड़ी चीज होती है। आर्मी कमांडर बहुत सीनियर लेवल पे होता है, बिल्कुल चीफ को रिपोर्ट करते हैं। तो नदन आर्मी कमांडर, जिनके अंडर जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, पूरा नॉर्थ का मामला है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि साहब ये पीओके की बात पूछी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो उसके जवाब में कि साहब आप इसके बारे में क्या प्लान है और क्या प्लान क्या होने हैं उसके बारे में, यार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में प्लान क्या होने हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने पूछा सवाल जनरल द्विवेदी से और जनरल द्विवेदी ने जवाब दिया कि 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं और 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन ये कहते हैं कि साहब ये जो टेरिटरी है, राइट, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा भारत का अभिन्न अंग है। कहानी खत्म हो गई। तो साहब क्या इसके बारे में क्या करेंगे? सरकार का हुक्म होगा तो हम एक्शन लेंगे वहां पे। और जनरल द्विवेदी कहते भी क्या, कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर क्या बोलेगा इसमें? तो जनरल द्विवेदी ने वही बोला जो एक प्रोफेशनल सोल्जर को बोलना चाहिए, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देखिए, एक तो आर्मी कमांडर लेवल, कोर कमांडर लेवल पे टॉप का क्रीम जो होती है वही जाती है ऊपर तक। आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन आर्मी की, ठीक है ना। और वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नदन आर्मी कमांडर ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है और जब सरकार हुक्म देगी तो हम, देखिए कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा, और बात है भी, तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी। अच्छा, तो किसी ने उस चीज को थोड़ा सा गोल घुमा के एक ट्वीट कर दिया, गोल घुमा के ट्वीट कर दिया। अब इशू यह है कि जो ट्वीट में था, राइट, ये आप देख सकते हैं, वो जनरल द्विवेदी ने कहा नहीं था। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के ट्वीट तैयार करा गया और इस पे रिएक्ट करा ऋचा चड्ढा, जो कि एक्ट्रेस हैं। और मैंने कल टेलीविजन पे भी बोला था, रिपब्लिक पे, कि यार मुझे पता नहीं ऋचा चड्ढा कौन। मैंने फिर गूगल करा, तब मुझे पता लगा। मुझे ये पता लगा कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान की पहली वाइफ थी। तब मुझे शक्ल से मैं कोरिलेट कर पाया। मुझे नहीं पता था कौन है ऋचा चड्ढा ना। तो ऋचा चड्ढा ने उसके ऊपर रीट्वीट कर दिया, गलवान सेज हाय। अब इसका मतलब क्या है? अब लोग इसको कुछ लोग टेलीविजन डिबेट में इसको बीजेपी से, वो जो टीवी पर भी आते हैं ना, जो स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनका एक माइंडसेट होता है, वो हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है, और उनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है। गलवान की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मंगोलिया की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाए, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी होती है इस मामले में ना। और हर चीज को देखिए, बात ये होती है कि जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसता है तो जो फेमिलियर एरिया है, जो चीज है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहां पे कॉन्वर्सेशन खींच के ले जाने की कोशिश करता है। वरना अगर आप प्योर मिलिट्री कॉन्वर्सेशन करेंगे गलवान के ऊपर, तो इनको क्या समझ में आने वाला है? जो टीवी पर आते हैं, इनको तो पता नहीं है, ना कभी गए वहां पे, ना इसके बारे में स्टडी करी, ना कोई एक्सपोजर है। तो हर चीज को फिर वो एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने गलवान से हाय बोल दिया। जाहिर सी बात है, जो हमारे शहीद थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वहां पे, कर्नल बाबू थे, महावीर चक्र, और भी हमारे 20 जो भाई थे, उनकी इंसल्ट थी, उनकी बेइज्जती करी ऋचा चड्ढा ने। तो इसके ऊपर जबरदस्त सा रिएक्शन आया। पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस गई, सिविल सोसाइटी बीच में घुस गई, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी, अक्षय कुमार ने बोला, अशोक पंडित ने बोला। अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर तो रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, और काफी कुछ हुआ इसके ऊपर। बात यह है कि ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों? कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू टॉक? मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है, इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है, और हो जाता है, बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे, जहां पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी,
इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में पले बड़े लोग ये रहते हैं, ज्यादातर लोग। तो ऋचा चड्ढा ने एक बयान दाग दिया, गलवान सेज हाय। कहने का उसका यह मतलब था कि साहब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। तो गलवान सेज हाय ये ऋचा चड्ढा का कहने का मतलब था। कल मैंने ट्वीट भी करा था, उस ट्वीट को काफी ट्रैक्शन मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया कि साहब इसका मतलब क्या है। ऋचा चड्ढा हैज नॉट रिस्पॉन्डेड एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बात यह है कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए जिस बात के ऊपर आपकी समझ ना हो। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, कुछ जो कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स हैं, हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर वेरी, जिसको कहते हैं ना, उनका पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादातर लोग बैल बुद्धि हैं वहां पे, दे हैव नो क्लू। एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन ज्यादातर दीज यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, जो बुजुर्ग मैं उनकी बात नहीं कर रहा, young people in the industry, when they start thinking of themselves, as people who can actually create an opinion, ये अपने कद से ऊपर अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम कोई देश में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, आई एम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हम सब लोग अपनी हदों में रहें, बोलना है बोलें, लेकिन जो देश का फौजी है, जो आपके लिए जान दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोलना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है, आपको पब्लिसिटी चाहिए, या आपको लग रहा है इंडस्ट्री आपको भूल रही है? आर्मी लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। ये हर समय आप देखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज को फट से आर्मी की बेइज्जती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है फौज जवाब नहीं देगी, पाकिस्तानी आर्मी तो है नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं। यही चीज अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है, अभी तक हो चुकी होती। आईएसआई की ब्लैक वीगो आती, गाड़ी उठा के लोग ले जाते और बात कर लेते, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए, बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहां पर सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने उसकी अपॉलॉजी पेश करी। इन केस आई हर्ड, इट वॉज हार्डली एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी जो होती है अनइक्विवोकल होती है। अपॉलॉजी किस तरीके से होती है कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं, सब के सब। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है विक्टिम कार्ड प्ले, कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं मेरे साहब आप भी हैशटैग चलाइए कि बैन योर बॉयकॉट फुकरे 3 और व्हाटएवर दैट मूवी इज, आई डोंट नो व्हाट, फुकरे 3 और व्हाटएवर इट्स कमिंग आउट। सो आप इसको मतलब, यार देखो मैं ऐसा हैशटैग चलाता नहीं हूं, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, मुझे बुरा लगा मैंने बोल दिया, ठीक है। लोगों ने केस फाइल करे उसके खिलाफ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं तो कोई नहीं होता, वो कानून करेगा जो भी करेगा, और लोग करेंगे लोगों को। बट देखिए ना, ये सब चीजें यू शुड अवॉइड, जिस बारे में अकल नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज गाइज, मेल एंड फीमेल बोथ, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं, जो बॉलीवुड में है। ये गुची वर्साचे, आप लोग यहीं तक महदूद रहिए, आप ना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करिए।
क्योंकि उस कमरे में कोई है नहीं, उस कमरे में कोई रहता नहीं है. Don't use your brain. You stick to branded clothes and smiling and dancing in front of the camera. Do that. Don't get into serious stuff. You'll embarrass yourself. Not that you have any shame left, but you'll embarrass yourself. Why do you want to embarrass yourself? ये आप यहीं तक रहिए ना, फेंडी, गुची, वर्साचे, ये यहीं तक. इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो. और ये रेवोल्यूशन लाने की चीजें तो छोड़ ही दो यार. ठीक है, कंफर्टेबली बैठ के एसी के कमरे में ये लोग क्रांति की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, और वही थके पुराने चेहरे आपको हर जगह दिख जाएंगे. शाहीन बाग से लेकर हर एजिटेशन में वही पुराने चेहरे, क्योंकि काम है नहीं इनके पास. आपने कभी देखा है शाहरुख खान को, सलमान को, आमिर खान को? आमिर खान तो खैर कभी कभी वो हवा में फायर कर देता है, बिकॉज उसको भी अपने इंटेलेक्चुअल होने की बहुत बड़ी गलतफहमी है. लेकिन आप कभी कभी नहीं देखा होगा शाहरुख के सलमान को ऐसी बात करते हुए. आपने कभी नहीं देखा होगा अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार को ऐसी बात करते हुए. दे डोंट टॉक. रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दे डोंट टॉक. इवन द एक्ट्रेसेस. दीपिका एक बार गलती से चली गई थी, बेचारी फंस गई जेएनयू जाके. ऐसी हवा टाइट करी लोगों ने कि उसके बाद जेएनयू का रास्ता ही भूल गई वो. कटरीना कैफ और हूएवर दीस एक्ट्रेसेस आर, मतलब मुझे 5, 6, 7 नाम पता है इंडस्ट्री के, मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं. ये सब इनकी, अब ये कभी कमेंट नहीं करते ऐसे. कभी वंस इन अ वाइल को हो गया, ये कभी कमेंट नहीं करते. ये जो थके हारे हैं, जो लूजर्स हैं, यू नो, हु हैव नो फ्यूचर इन द फिल्म इंडस्ट्री, हु हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग, कभी काम मिल गया तो मिल गया, वो अपने रेलेवेंस के लिए उछलते रहते हैं. तो भैया आपको जो करना है आप करो. ठीक है, आपको जो करना है करो. आपको कोई रोक टोक नहीं है. बट यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फौज को बख्श दो यार. फौज को बख्श दो, हमारे शहीदों को बख्श दो. ठीक है. अच्छा दोस्तों, ये तो बात हुई ऋचा चड्ढा की, और जो ऋचा चड्ढा ने फालतू की बकवास करी थी उसकी. अब पाकिस्तान में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो बन गए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और आसिम मुनीर साहब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए आर्मी चीफ पाकिस्तान के. ये खबर तो आप सुन ही चुके होंगे कल. इस खबर के पीछे भी एक खबर है, और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं. काफी हिंदुस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं है, पाकिस्तानियों को तो खैर पता ही है. उनके ऊपर तो ड्रामा हो ही रहा है, वो तो सर्कस का एक अहम हिस्सा है. हुई बात ये कि जो आसिम मुनीर हैं, आसिम मुनीर इज बेसिकली, ये पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस में हुआ करते थे, और ये बाजवा साहब के खास हैं. ये डीजीएमआई थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस. बाद में डीजी आईएसआई बने. ठीक है, ये आईएसआई के चीफ बने. और जब ये आईएसआई के चीफ बने, इन्होंने इमरान खान से एक मीटिंग की दरखास्त करी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं. डीजी आईएसआई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है. लॉयल्टी जाहिर सी बात है आर्मी चीफ के साथ है, क्योंकि इनको वापस तो 2 साल 3 साल के बाद वहीं पे आना है. टू कम बैक. आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई उस जमाने में, इन्होंने इमरान खान से बोला कि खान साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो बोला कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूं. खान ने बोला आ जाओ. डीजी आईएसआई सामने बैठा, खान इधर बैठा. दुआ सलाम हुई. बोलिए मुनीर साहब, क्या चाहते हैं आप? बोला प्राइम मिनिस्टर साहब, ऐसा है कि मेरे पास खबर यह है कि आपकी वाइफ जो है बुशरा बीबी, वो करप्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो पैसा खा रही हैं, फराह गोगी के थ्रू पैसा खा रही हैं. दोस्तों याद है ना फराह गोगी, जो $90,000 का बैग लेके भागी थी, और जिसने खान के लिए घड़ियां बेची थी. हमने एक एपिसोड में जो घड़ी चोर की घड़ी जिसने बेची थी, पेन वेन बेची थी बाहर जाके, फराह गोगी, वही फराह गोगी. यस, सेम लेडी. तो उसने बोला कि साहब हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास सब कुछ है कि खान साहब आपकी बीवी, द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, जो आपकी वाइफ है, वो चोर है. उसने अरबों रुपए का गबन करा है, और आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये मेरे पास प्रूफ है, और ये सब है, दुनिया भर की चीजें. उन्होंने दिखाई खान को. खान का गला सूख गया. अच्छा, उस जमाने में खान तो लाडला हुआ करता था एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी फौज का लाडला था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने ही इसको जन्म दिया था. इसकी पैदाइश पाकिस्तानी फौज से है, इमरान खान की. तो इमरान खान का लाडला था, इमरान खान को पकड़ के ले आया और बोला कि तुम प्रधानमंत्री बना देंगे. इसको प्रधानमंत्री बना दिया. अब सबके सामने
आपने इमरान खान का इस्तेमाल करा नवाज शरीफ को ठिकाने लगाने, उसको निकाल दिया आपने। अब भाई साहब, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया तो आप उसको निकाल थोड़ा ना सकते हैं कि तुम्हारी बीवी चोर है, वरना लोग कहेंगे फौजियों से कि यार तुम लोग पागल हो, कभी तुम इसको हटाते हो किसको लगाते हो, फौज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्योंकि फौज ने करोड़ों रुपए इस पर लगा दिए थे और जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से इसकी सरकार बनाई थी। इमरान खान को आ गया गुस्सा, क्योंकि आसिम मुनीर ने उसकी बीवी को उसके मुंह पर चोर कह दिया, बोला कि तेरी बीवी चोर है और ये प्रूफ है, ये पैसा खाती है और अपने दोस्त के थ्रू पैसा खाती है। इमरान खान तो अपने आप को साफ बताता था सबके सामने, नवाज शरीफ डकैत है, ये डकैत है, वो डकैत है, बस मैं ही सादिक और अमीन हूं, मैं ही साफ हूं। पर आईएसआई को यह पता लग गया कि असल में इमरान खान भी बहुत बड़ा चोर है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं खाता, अपनी बीवी से खाता है। उसकी बीवी लोगों से पैसे पकड़ती है ट्रांसफर पोस्टिंग में और 10 और चीजों में पैसे पकड़ती है। वो आसिम मुनीर को इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर डाला और उसको निकाल दिया। आई थिंक 8-9 महीने ही रहे थे वो, मेरे से, आई कुड बी रॉन्ग, बट आसिम मुनीर साहब सिर्फ 8-9 महीने डीजीआईएसआई रहे, साल से कम रहे, इतना मुझे पता है। और उनको निकाल के फेंक दिया बाहर और बोला कि नहीं, ये आदमी गलत है, इसको निकालो, इसको। खान पीछे पड़ गया, बच्चों जैसी जिद तो करता ही, वो सड़क पे लेट गया वो। अब फौज क्या करती, फौज ने चेंज कर दिया और बन के आ गया उसके बाद फैज हमीद, जो इमरान खान का खासुल खास था। और इमरान खान की बीवी ने उसके बाद खूब चोरियां करी, जबरदस्त चोरियां करी। उसके बाद ये घड़ी वड़ी बेची, पता नहीं अभी तो और निकलेगा क्या क्या नहीं बेचा होगा इमरान खान ने। ठीक है, इशू ये हो गया कि उसको कोने कर दिया इमरान खान ने। अब इमरान खान की चली गई कुर्सी, अप्रैल में इमरान खान की कुर्सी चली गई और शहबाज शरीफ बन गया प्राइम मिनिस्टर। सोचिएगा, कड़ी देखिए आप, इमरान खान की कुर्सी गई, शहबाज शरीफ बन गया प्राइम मिनिस्टर। और आर्मी चीफ के बारे में अफवाह गर्म होने लगी, कौन बनेगा कौन बनेगा, जनरल मुनीर बनेगा, जनरल मिर्जा बनेगा या फैज हमीद। और इमरान खान ने 100 बातें झूठ बोली कि मुझसे बिना पूछे कैसे बना, जबकि इमरान खान आज की तारीख में ही इज जस्ट अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा हुआ है, ना वो चुनाव लड़ सकता है, ना कोई सीट अपने लिए वो कर सकता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है पाकिस्तान का, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं वहां पे पाकिस्तान में, वो कुछ नहीं। लेकिन मैं इमरान खान हूं, लोगों को सड़क पे ले आया, ब्लैकमेल करने लगा सरकार को, सब कुछ करा इमरान खान ने और भारत के लिए बहुत अच्छा था इमरान खान। प्रॉब्लम यह हो गई कि नवाज शरीफ ने एक बंदे को बात बोली और नवाज शरीफ ने उस बंदे को क्या बोला लंदन में, यह बोला कि अगर बीमारी इमरान खान है तो उसका इलाज आसिम मुनीर है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आसिम मुनीर, इमरान खान ने उसको जलील करा था, इसको निकाला था इस डीजीआईएसआई, इसने इसको बाहर कर दिया था, इसका करियर बर्बाद कर दिया था। वही आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन रहा है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साइन कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब वो इमरान खान को ठिकाने लगाएगा। यह बात है दोस्तों। इमरान खान की बीवी निकली चोर, आसिम मुनीर ने पकड़ लिया, इमरान खान ने उसको आउट करवाया, आसिम मुनीर वापस आया, इमरान खान तब तक आउट हो चुका था। अब यह इमरान खान की ताबूत में कीलें ठोकेगा। और यही नवाज शरीफ की स्ट्रैटेजी थी कि अगर बीमारी इमरान खान है तो उसका इलाज आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर आ जाएगा 29 तारीख से इमरान खान का इलाज करेगा। अच्छा दोस्तों, और भी चीजें हैं 2-3 मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तानियों का, कई पाकिस्तानी थे जो इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान हमारी जान, इमरान खान फलाना, इमरान खान ढिमका, खूब। जब से आसिम मुनीर का डिक्लेरेशन हुआ है कि वो आर्मी चीफ बनेगा और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उन ऑर्डर्स पे साइन कर दिया है, ये लोग पलट गए भाई। ये जो ट्विटर पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये जो ट्विटर पे जाके गालियां देते थे, ये जो ट्विटर पे जाके रोज फौज को गालियां देते थे, आज की तारीख में ये तलवे चाट रहे हैं आसिम मुनीर के, क्योंकि इनका नया बाप आ गया है यार, इनका नया बाप आ गया है। तो बड़े बड़े लोग जो लंदन में बैठे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, अगर वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बड़े बड़े मोटी मोटी गर्दनों वाले, मूंछों वाले, जो 4 दिन का शेव नहीं बनाते, है ना, ऐसी दाढ़ी होगी रहती है, वो समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये लोग, ओ आसिम मुनीर इज सच अ प्रोफेशनल, आसिम मुनीर इज दिस, आसिम मुनीर इज दैट।
यही लोग कह रहे थे फैज हमीद को बनना चाहिए आर्मी चीफ। अब इनका नया बाप आ गया तो इनका गला सूख गया। अब बेटा तुम्हारा बाप ना तुम्हारी क्लास लेगा, सवेरे पीटी करवाएगा तुमसे, रुक जाओ 5 बजे उठ के। अभी होने वाला है देखना पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानीज विद इन द सिस्टम दे आर वेरी विंडिक्टिव, दे आर एक्सट्रीमली विंडिक्टिव पीपल। अपने छोटे छोटे बदले निकालना, 3-5 करना, ये दिस इज और नेशनल कैरेक्टरिस्टिक। ये होने वाला है पाकिस्तान में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुई पाकिस्तान की बात। मेरी एक और खबर मैं आपके सामने लेकर आता हूं और आप जरूर ये सुनिएगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों ये जो जनरल द्विवेदी है, नदर आर्मी कमांडर, उन्होंने जो रिमार्क्स करे थे, आईएसपीआर बड़ा दुखी हो गया और आईएसपीआर ने ट्वीट पे ट्वीट था। ये पूरा पाकिस्तानी फौज तो ट्विटर पे ही चल रही है, ठीक है। तो ये हम दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर का जवाब ईंटे से देंगे, ईंटे का जवाब पहाड़ से देंगे, पहाड़ का हम आसमान से देंगे। ये सब बकवासबाजी आईएसपीआर ने शुरू कर दी, ठीक है। इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए भारत को जब कुछ करना होगा भारत कर देगा, पर आईएसपीआर कल बड़ा दुखी हो गया और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं आईएसपीआर ने बोला क्या। ये बड़ी जरूरी है ये बातें और बड़ी मजेदार भी हैं दोस्तों, आप ये देखिएगा। ये दोस्तों ये डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट है। Taking control of parts of Azad Kashmir is an apt manifestation of Indian Army's delusional mindset. Parts of Azad Kashmir नहीं बोला, पूरा पीओके और पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान बोला था नदर आर्मी कमांडर ने। एक तो तुम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग क्या लेने वाले हैं तुमसे, फिर कहोगे बाद में साजिश कर दी। कोई साजिश नहीं है यार, मुंह पे बोल रहा है आर्मी कमांडर, हो भी जाएगा ये। The unwarranted statement of a high-ranking Indian Army officer concerning Azad Jammu and Kashmir is an apt manifestation of Indian Armed Forces' delusional mindset and showcases the vivid imprint of domestic political showboating on Indian military thought. Achha, this is the sum total of all the English that the Islamic Republic of Pakistan knows. Now, इससे ज्यादा अंग्रेजी वहां पे नहीं, इन्होंने सारी इकट्ठा करी, सब खोला, आसिम भाई आप भी आ जाओ, शहबाज भाई आप भी आ जाओ, सबसे इकट्ठा करके जो 4-5 शब्द थे उनको जोर मड़ोर के ट्वीट बना दिया। इसके ज्यादा इनके बस का नहीं है। डिल्यूजनल में, इसमें डिल्यूजनल क्या, हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है यार, इसमें आर्मी कहां से डिल्यूजनल हो गई। हमारी पार्लियामेंट ने बोला है आपको वापस लेना है, जब वक्त होगा हम वापस ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो बड़ा चिढ़ गए। लेकिन दोस्तों जब हमने 370-35 से भी हटाया था तब भी इनका सारा अटैक ट्विटर पे ही था। अब पाकिस्तानी फौज, आपने देखा ना बाजवा कितना बड़ा चोर निकला। हम तो कह रहे थे, मैंने खुद बोला था बाजवा इज स्टेट्समैन लाइक इन हिज कंडक्ट और ये वो दुनिया भर की चीजें, मैंने कितनी तारीफ करी बाजवा की, लेकिन एंड में क्या निकला, चोर। फिर तो ये लोग क्यों लड़ेंगे भारत से यार, ये क्यों लड़ेंगे भारत से, ये भारत से क्यों लड़ेंगे, इनके धंधे रुक जाएंगे भारत से लड़ेंगे तो। ये लड़ना वड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो हाफिज सईद पाल रखा है इसने, मौलाना मसूद अजहर क्यों पाल रखा है, इसलिए पाल रखा है कि जी भारत से ना लड़ना पड़े और हम लोग अपने धंधे करें। ये प्लॉट घेरते हैं। ये देखिए जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये देखिए। और भाई अगर भारत से कोई लड़ेगा तो इतनी प्रॉपर्टियां कैसे बनाएगा। और आखिरी में शहबाज शरीफ जा रहे हैं टर्की, पहुंच भी गए होंगे इस बार बड़ा वाला कटोरा लेके। अब किसी ने अंदर पाकिस्तान में बात करी होगी कि भाईजान 3-4 महीने हो गए आप तो गए नहीं टर्की, अब टर्की को दोबारा जाना है, भीख मांगनी है टर्की से, और टर्की के पास भी नहीं है पैसा, लेकिन फिर गए वहां पे कि हम लोग दोनों मुसलमान मुल्क हैं और मुसलमान होने के नाते आपको हमारी मदद करनी चाहिए, यही कहने के लिए वहां पे गया। और नेवी के लिए कुछ बोर्ड शोर्ड्स बनाई हैं उन्होंने, जो टर्की ने बनाई हैं उसको लेने के लिए, बट असल में गया भीख मांगने के लिए, क्योंकि नेवी की बोट के लिए भी इनके पास पैसा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान उनको पैसा दे रहा है, कुछ हार्ड कैश दे रहा है, हार्ड कैश है नहीं इनके पास। टोटल इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $7.9 बिलियन, $7.9 बिलियन से ज्यादा इनके पास पैसे नहीं है। सो दैट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। शहबाज शरीफ गया टर्की भीख मांगने के लिए, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये बंदा खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। या तो पाकिस्तान के लिए लेकर आएगा या अपने खानदान के लिए लेकर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा। ये प्रोफेशनल भिखारी है। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा हो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।